हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, जिसको कि हिंदी में गुरुत्वाकर्षण भी बोलते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा है, वो पढ़ा है मोशन यानी कि गति। मोशन यानी गति का अर्थ है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने समय के अंतराल में, कितना समय लगेगा किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके आगे हम लोगों ने कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण किसी चीज में जो गति आती है, किसी चीज की स्पीड बढ़ जाती है, घट जाती है, या कोई वस्तु रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है, इसके पीछे का कारण हम लोगों ने समझा। उसके पीछे कारण क्या था? फोर्स, है ना। तो इसके बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ मोशन के भी बारे में पढ़ा। तो सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक ब्रीफ में कहा जाए तो पिछले 2 चैप्टर्स में इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। मोशन के बारे में, कॉज ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में, लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स के अंतर्गत ही न्यूटन ने कई प्रकार के फोर्स पाए, उन्होंने ऑब्जर्व किए और जिसको उन्होंने अपने थ्योरीज में जगह दी। ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक उसी पर है, ग्रेविटेशन। ये भी एक प्रकार का फोर्स है, आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। तो ग्रेविटेशन का अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो ग्रेविटी से या अपने भार की वजह से या अपने वेट या मास की वजह से किसी चीज को दूसरे चीज को अट्रैक्ट करे, उसी को ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। और यह करेगा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। तो ग्रेविटेशन क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स यानी ये जो फोर्स लगता है किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट से किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, वहां पर उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट या टच नहीं होता है, ऑब्जेक्ट टच में नहीं रहते हैं, फिर भी ये फोर्स अप्लाई होता है और चीजों को खींचता है या दूर धकेलता है। ठीक। तो इसके बारे में पढ़ना है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके वर्ड के बारे में जाए तो ग्रेविटेशन वर्ड जो बना है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसको ग्रेविटा बोलते हैं। ग्रेविटा, तो ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक। लैटिन वर्ड एक यूरोपियन वर्ड है जो रोम एम्पायर में था, रोम साम्राज्य था। तो वहां के लोग और इटली के लोग, इटली और रोम पास में ये दोनों एक ही अब तो देश है, तो वहां के लोग लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो पहले के जो रिसर्च हुए हैं या पहले की जो अधिकतर प्राचीन भाषा थी वेस्टर्न कंट्रीज की, वो लैटिन थी या ग्रीक थी। तो इसीलिए उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। लैटिन भाषा में ग्रेविटा शब्द होता है और ग्रेविटा शब्द का होता है मतलब भारी, भारी या फिर वजन, या फिर इंग्लिश में बोले तो मास, है ना। तो ग्रेविटेशन यानी अपने भार की वजह से कोई चीज दूसरे चीज को अट्रैक्ट करे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसी को ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इस लैटिन शब्द से ग्रेविटेशन शब्द बना हुआ है। अगर हम लोग इसके हिंदी शब्द में जाएं कि हिंदी का अर्थ क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण जो बना है शब्द वो हिंदी के गुरु शब्द से बना है। गुरु प्लस आकर्षण, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। तो गुरु यानी हैवी, इंग्लिश में बोले तो हैवी, हैवी मास, कोई बड़ा मास। कोई बड़ा मास जब किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो उसी को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझा। चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज को हम लोग अगर ऊपर फेंकते हैं, कोई बॉल हो गया, तो कुछ हाइट तक जाने के बाद अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? लैंड पे, है ना। अल्टीमेटली अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी। हम लोग देखते हैं अर्थ के सरफेस, कोई भी चीज ऊपर देखते हैं तो वो अल्टीमेटली
अल्टीमेटली नीचे आती। जैसे मैंने चौक को फेंका तो ये मेरे हाथ में आ गया, ये वहीं पर टिकने गया, कैसे फेंका और वही रुक जाए, मेरे हाथ में आ गया। मैंने हाथ नहीं लगाया होगा तो नीचे चला जाए। तो अल्टीमेटली कोई ऐसा कुछ आकर्षण है, कोई अट्रैक्शन फोर्स है जो इस चीजों को ऊपर से नीचे की ओर खींच रहा है ना। तो हर चीज जो है धरती की ओर चली जा रही है ना। तो इसलिए इसको ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। पृथ्वी के द्वारा आकर्षित की जाने वाले एक बल, पृथ्वी का एक बल जो उस चीजों को लगता है और उसको अपनी ओर खींचता है, दैट इज कॉल्ड गुरुत्वाकर्षण। एंड द फोर्स व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय अर्थ टू अट्रैक्ट एनी पार्टिकल टुवर्ड्स इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन, ठीक, या ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो हर चीज जमीन पे जो आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, वो ग्रेविटेशन की वजह से ही संभव हो पाता है। तो इस फोर्स के बारे में भी न्यूटन ने ही हमको बताया था। आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम था। तो ग्रेविटेशन के बारे में भी आइजैक न्यूटन ने बताया था कि ये भी एक प्रकार का बल है, फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट पे लगता है उसके मास की वजह से, कि कितना मास है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे प्लैनेट के मोशन के बारे में डिस्क्राइब किया न्यूटन ने विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स। या ग्रेविटेशन फोर्स को समझाया प्लैनेट के मोशन के जरिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक लड़का है और वो सेंटर में खड़ा है और उसके हाथ में एक रस्सी है जिसमें स्टोन बंधा हुआ है। तो ये लड़का सेंटर में मान लेते हैं और एक रस्सी है, रस्सी से कंकड़ या स्टोन बंधा हुआ है और ये इसको घुमा रहा है, सर्कुलर वे में चारों तरफ घुमा रहा है फोर्स से, है ना। तो आप देखते होंगे ऐसे घूमता रहता है, रस्सी लेकर आप ऐसे घुमाएंगे किसी पत्थर को बांध के, तो वो सर्कुलर वे में घूमता रहता है। तो पूरा जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर से फोर्स लगता है। अगर वो लड़का या कोई व्यक्ति जो घुमा रहा है रस्सी में बांध के पत्थर को, उसको घुमाना बंद कर दे, यानी सेंटर से फोर्स लगाना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा जैसा कि आप लोग मोशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़े होंगे, सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हो रहा है। और सर्कुलर मोशन में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। कि मान लेते हैं 4 साइड में कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को दौड़ना है, रन करना है, तो पहले इधर जाएगा, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज करेगा तो इधर जाएगा, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज करेगा तो इधर जाएगा, ऐसे डायरेक्शन चेंज करेगा। मान लीजिए नंबर ऑफ पाथ्स और बढ़ गए, नंबर ऑफ पाथ्स बढ़ गए, 5 हो गए, तो फिर इधर जाएगा, यहाँ मुड़ेगा, डायरेक्शन चेंज होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज होते जाएंगे, जितने ज्यादा साइड्स बढ़ते जाएंगे। ये मान लेते हैं इतने पाथ हैं, जितने ज्यादा पाथ बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा डायरेक्शन ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा उस पाथ पे। तो अल्टीमेटली मान लेते हैं कि एक ऐसे करते करते एक सर्कुलर पाथ हो जाता है। यानी सर्कुलर पाथ भी कहा जा सकता है कि कई सारे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। कई सारे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं, उनसे मिलकर बना है। असल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर ये हमारा सर्कुलर पाथ बना हुआ है। तो अगर लाइन सेगमेंट से बना है तो जाहिर सी बात है, जब भी एक लाइन सेगमेंट से बॉडी मूविंग ऑब्जेक्ट अगले पॉइंट पे जाएगा तो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। क्योंकि सेगमेंट पे हम लोग देख रहे हैं कि हर एक सेगमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर पाथ भी ऐसे ही इनफाइनाइट, यानी बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर बना है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट हर एक छोटे से माइनर पोजीशन पे अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और चूंकि फोर्स सेंटर से लग रहा है, इसलिए सर्कुलर पाथ में रोटेट किए जा रहा है। बट
लेकिन अगर यहाँ से फोर्स लगना बंद हो जाए तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फोर्स बनाना बंद कर दे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे सीधे निकल जाएगा, है ना। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस सेगमेंट पे वो इसी डायरेक्शन में था। उसके आगे भी अगर फोर्स कंटिन्यू रहता तो इधर आ जाता अगले पॉइंट पे, अगले सेगमेंट पे, लेकिन उसी सेगमेंट पे फोर्स हटा दिया गया तो वो ऑब्जेक्ट सीधा निकल जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से प्लैनेट्स भी मूव करते हैं सन के चारों तरफ। जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, उनका मोशन भी इसी प्रकार होता है। उसके बाद अब ये एक और टर्म जो आ जाएगा, सेंटर से लगने वाला फोर्स। जो फोर्स सेंटर से लगता है किसी सर्कुलर पाथ पे, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल। सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। अंदर से लग रहा है फोर्स, तो अंदर की तरफ जब लगता है सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ, जो सेंट्रल पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और अगर सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं किसी कंडीशन में, जैसे कि वॉशिंग मशीन या चर्निंग मशीन होता है जिसमें से कपड़े साफ किए जाते हैं, मक्खन निकाला जाता है उससे, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कंप्लीटली डिफरेंट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर की ओर ऑब्जेक्ट चला जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल में ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये दो तरह के फोर्सेस हमको इससे पता चलते हैं। उसके बाद तो हम लोगों ने समझा कि सर्कुलर पाथ में कई सारे इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिससे मिलकर के सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस बना होता है, और हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो जो प्लैनेट्स हैं या हमारे अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो रिवॉल्व करता है इसी पाथ में, इसी की तरह, है ना। मान लेते हैं ये हमारा सन है, और सन के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है या ऑर्बिट है, और इसी ऑर्बिट में कोई प्लैनेट मान लेते हैं हमारा अर्थ है, उस सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, जिसमें 365 डेज लगते हैं अप्रॉक्सीमेट, है ना, एक साल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये ऐसे घूम रहा है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सन जो है हर एक प्लैनेट को, चाहे अर्थ हो या अदर प्लैनेट्स हो सोलर सिस्टम को, उसको सेंटर की ओर खींचे रखता है। इसलिए ये प्लैनेट अपने पाथ से, अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाते, उसी फिक्स पोजीशन पे ही रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जैसा कि हम लोग वो पत्थर वाला भी पढ़े थे कि उसी तरह अगर मान लीजिए कि ये घूमने जा रहा है और सन का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, बट अगर सन का फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगना बंद हो जाए तो अर्थ से रोटेट करते हुए सीधा ऐसे इसी पॉइंट ऑफ सेगमेंट पे सीधा निकल जाएगा, है ना, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, फोर्स यहाँ से लगना बंद हो गया, ऐसा मान लेते हैं। फिर इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। एक्स्ट्रापोलेट यानी इसी के सीध में एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसी भी सर्कल के बाउंड्री से टच करती हुई जो लाइन जाती है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और ये टेंजेंट वाला कंडीशन कब जस्टिफाई होगा? जब सेंटर से फोर्स ना लगे, मान लेते किसी प्लैनेटरी मोशन को, तो ऑब्जेक्ट सीधा निकल जाएगा उसी डायरेक्शन में, और उसी को एक्स्ट्रापोलेट किया गया तो हमको एक टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा मिल जाती है। तो यही कहा जा रहा है कि जो अर्थ में सारी चीजें नीचे की ओर गिरती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, या फिर जो मून का रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है हमारे अर्थ के चारों तरफ, या हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन है सन की तरफ या अदर प्लैनेट्स का, वो सबकी वजह क्या है? ग्रेविटेशन है ना। तो ग्रेविटेशन एक तरह का सेंट्रीपिटल
फोर्स है, ये इन्होंने बताया, हमारे न्यूटन भाई साहब ने क्या बताया कि ग्रेविटेशन एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और अल्टीमेट सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स किसका लगता है, सन का लगता है, ठीक ना, तो सन का लगता है। और सबसे पहले ये सारा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया न्यूटन के मन में, एप्पल के केस से आया, है ना, एप्पल का स्टोरी आप जानते होंगे। तो एक एप्पल था जो उनके सामने उनके ऊपर गिरा, और तब से उनके दिमाग में आने लगा कि आखिर ये एप्पल पेड़ से नीचे क्यों गिरा, वहीं पे क्यों नहीं टिका रहा पेड़ में। इसके बारे में सोचने के बाद, बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद और कुछ लॉजिकल रीजन देने के बाद इन्होंने प्रूव किया कि कोई भी चीज जो अर्थ की तरफ गिरती है उसके पीछे अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो अर्थ जो है चीजों को खींचता है अपनी तरफ, और वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक, या गुरुत्वाकर्षण फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। और उसके बाद तो फल गिर गया, यानी धरती जो है फल को खींच रही थी अपनी तरफ, तो उन्होंने ये भी सोचा कि क्या फल भी धरती को खींच सकता है, कि केवल धरती हमेशा या हमारा अर्थ ही केवल किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है। तो उसके बाद ये पाया गया कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, अन्य चीजें भी दूसरे चीजों को अट्रैक्ट करती है, यानी जैसे अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उस एप्पल को, उसी तरह से एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है, और वो फैक्टर क्या है, मास। जो हम लोग पहले ही पढ़े थे, ग्रेविटास, जिसका मतलब हैवीनेस, भार होता है, गुरुत्वाकर्षण में गुरु मतलब भार या मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि उसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स का अट्रैक्शन है ऑब्जर्व होगा, क्लियरली विजिबल होगा या नहीं होगा। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा वो कम वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और बहुत ज्यादा मास होगा तभी ये ऑब्जर्व होगा, है ना। तो इसीलिए एप्पल जो है हमारे अर्थ के पूरे मास के सामने, पूरे भार के सामने ना के बराबर कुछ है ही नहीं, इसलिए एप्पल जो अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ पे लगाता है वो हमको ऑब्जर्व नहीं होता, दिखता नहीं। सिमिलर कंडीशन है कि मान लेते हैं जो हमारा मून है, हम लोग मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है सेंटर में, और ये हमारा मून है, तो अर्थ भी मून को अपनी तरफ खींचता रहता है, और मून के अपना खुद क्या ग्रेविटेशन फोर्स है, और इन दोनों पे लग रहा है सन का ग्रेविटेशन फोर्स। तो मान लेते हैं कि तो ये मून जिस प्रकार से उन्होंने सोचा कि एप्पल खींच सकता है अर्थ को, ऐसा संभावना है अट्रैक्टिव फोर्स का, तो मून भी तो खींच सकता है अर्थ को, और अर्थ ऊपर चला जाएगा मून की तरफ। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही फैक्टर है कि हमारे अर्थ का मास बहुत बड़ा है और मून का मास बहुत ही छोटा है, इसलिए ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट का ही ग्रेविटेशन पुल होता है, और वो हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कंडीशन सारे चीजों पे होता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सभी ऑब्जेक्ट पे लगता है, चाहे छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट हो, माइनर हो, माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, एक प्लैनेट जैसे हो। बट जो फिजिकली हम लोग विजिबल और एविडेंस देखते हैं नेचुरल फिनोमेना में, उससे यही साबित होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स केवल बड़े ऑब्जेक्ट या हैवी ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत ज्यादा है उसी का हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट का नहीं, ठीक है। बट अट्रैक्टिव फोर्स लगता है सभी पर। उसके बाद तो ये हो गया साबित कि क्यों छोटी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मास का फैक्टर आ रहा है। तो ये समझा कि एक फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स नाम का, जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट जितने भी बड़े आकार के, छोटे हो या बड़े हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो प्रभावी रूप होता है, जो इफेक्टिव उसका ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, वो तभी देखने को मिलता है जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मास का हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो। इसीलिए अर्थ का इफेक्ट हमको दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो
चीज जो चौक का छोटा सा पीस है उसने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया, वो हमको नहीं दिखता है क्योंकि उसका मास चौक का बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, चाहे प्लैनेट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो लॉ है, यस, थ्योरी दिया गया है, ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ मोशन, फोर्स और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन उनके हैं साइंस की फील्ड में, स्पेशली फिजिक्स के फील्ड में, फिजिकल साइंस के फील्ड में। तो ये भी न्यूटन ने ही दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसा कि पहले से ऑब्जर्व होता है प्री हिस्टोरिक टाइम से या हिस्टोरिकल टाइम से, कि बड़ी चीज छोटी चीज को अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करती है उसकी भी एक लिमिट है, सीमा है कि किस दायरे में वो अट्रैक्ट करेगी। जब वो चीजें एक दायरे के पास में आ जाएंगी तो चीजें या अट्रैक्शन बहुत तेज जाता है, और दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। यानी फोर्स का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड बढ़ता है या घटता है, ये डिपेंड करता है कि उनमें डिस्टेंस क्या है उनके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, और साथ ही साथ कि उनका मास क्या है, वो कितने हैवी ऑब्जेक्ट है। दोनों चीजों पर फर्क पड़ता है। इसी दोनों क्राइटेरिया को लेकर उन्होंने, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बड़ा साइज का है जिसका उन्होंने मास m ले लिया, कैपिटल M, और एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, और इनका सेंटर भी होगा सर्कुलर बॉडी मान ले रहे हैं, परफेक्टली सर्कुलर, ताकि सेंटर से हर जगह की दूरी इक्वल है। ठीक, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी को उन्होंने d मान लिया। ठीक है, d, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट जो है जितना कितना पास में है या कितना दूर में है, इससे इनके अट्रैक्टिव फोर्स पे असर पड़ेगा कि ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या कम लगेगा। जैसा कि हम लोग चुंबक का देखते हैं एग्जांपल, मैग्नेट का, उसमें भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो चुंबक के पास में चीज आती है तो ज्यादा तेजी से खींचता है, और दूर रहती है तो शायद वो नहीं खींच पाता है, बहुत वीकली अट्रैक्ट करता है। और वही हम लोग केस देख पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर के किसी भी लेयर में है, बहुत सारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर में ना हो, तो अल्टीमेटली जमीन पे गिरती है, क्योंकि वहां तक ग्रेविटेशन पुल रहता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। लेकिन अगर स्पेस में चली गई है तो फिर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स वहां पे काम नहीं करता, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो वही बात है कि डिस्टेंस भी मैटर करता है, और ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, उसका भार क्या है या वेट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है ग्रेविटेशन फोर्स का मान। तो उन्होंने मान लिया कि हैवी ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है, स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी d है। तो पहले के ऑब्जर्वेशन को समअप करते हुए खुद उन्होंने जो मैथमेटिकली प्रूव किया कि फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको F से लिखा जा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास या मास के प्रोडक्ट के। ठीक ना, हम लोग सभी जानते हैं कि मास पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशन फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही ज्यादा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, या उतना ही तेजी से वो अट्रैक्ट करेगा। तो मास पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और उन्होंने बोला कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो दूरी है ऑब्जेक्ट की, इसका अगर स्क्वायर किया जाए, मतलब दोगुना कर दिया जाए, तो उस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये वेरिएबल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट वे में वेरी करेंगे, चेंज होंगे। फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, यानी चीजें पास में आ जाएंगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन चीजें अगर दूर जाती जाएंगी तो फोर्स कम लगेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल
का ये मतलब है, ठीक ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह पर है, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है सामने सामने है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। जितना बड़ा होता जाएगा ऑब्जेक्ट उतना ही तेजी से इसको खींचेगा अपनी तरफ, है ना। तो मास बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा साथ साथ। लेकिन यहाँ पे फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो जब अपोजिट वे में चलता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और साथ साथ चलता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को सम अप किया तो इंक्लूडिंग, या फिर दोनों इक्वेशन को साथ में अगर ले लिया गया तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportional to the square of the distance between the center of these two objects। ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकते, प्लैनेट भी या छोटा कोई ऑब्जेक्ट भी, ये इन्होंने बोला था। अब यहाँ पे ये थर्ड इसका स्टेप हो गया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है मैथमेटिक्स का, जब भी किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला में किसी फार्मूले को डिराइव करते हैं तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, उसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है। तो न्यूटन ने भी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा, जिसको कि जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जी, है ना। अच्छा बच्चों, हाँ, तो कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल जी फॉर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स है, इसीलिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर लगाया जाएगा उसको भी जी वर्ड से दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या लिख दिया, फोर्स जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगा इक्वल टू आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल जी इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अपॉन डी स्क्वायर। तो ये फोर्स का फार्मूला बनाया न्यूमेरिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमारे न्यूटन ने। तो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट के मास पे ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मास है, उनके मास के प्रोडक्ट पे, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से बीच की दूरी को के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि दूरी ज्यादा है या कम। ये दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं ग्रेविटेशन फोर्स के मैग्नीट्यूड को, यानी वैल्यू को। और ये फाइनल फार्मूला बना है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का, F इक्वल टू जी, जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जो उन ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है। ये फाइनल फार्मूला बना ग्रेविटेशन फोर्स का न्यूटन के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद। ठीक, अब इसी फार्मूले को अगर हम लोग रीअरेंज करें, इसको रीअरेंज करें, अगर हमको जी का वैल्यू निकालना है मान लीजिए, तो जी इक्वल टू जी इधर आएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर है, इधर आएगा इक्वल टू के उस साइड ट्रांसफर हो गया, तो डिवाइड से इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन ये सारी चीजें यहाँ न्यूमरेटर में, इस साइड आएंगे तो डिनोमिनेटर में आएंगी, एम इंटू एम या एम में लिख रहा हूं। तो इस फार्मूले से रख करके अगर हमको कोई दो ऑब्जेक्ट का वैल्यू दिया है, मास दिया है, और उनके फोर्स का वैल्यू दिया है, और उनके बीच की दूरी दी है, तो उसकी हेल्प से हम लोग जी निकाल सकते हैं। और जी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अर्थ है यानी हमेशा ये सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये अर्थ के केस के लिए बात हो रहा है ग्रेविटेशन फोर्स का, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो उन्होंने कैलकुलेशन करके निकाला वो ये था,
एक मिनट, G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ये 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक ना, इसी को यहाँ वैल्यू में पुट कर सकते हैं या कुछ वैल्यूज को इसमें रख करके यही जी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा सा वो लेंथी कैलकुलेशन होता है। ठीक, अभी फिलहाल आपको डायरेक्टली ये लर्न कर लेना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू लर्न कर लेना है। और दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये है आपका। ये हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट, लाइफ हिस्ट्री ऑफ न्यूटन। न्यूटन का लाइफ हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है, तो उसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ते हैं क्लास 8 से ही, फोर्स ऑफ मोशन के बारे में 7 से ही। लाइफ हिस्ट्री ऑफ न्यूटन। न्यूटन का जो लाइफ हिस्ट्री था या उनके थोड़ा जीवन काल के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का कोई शहर था ग्रेथम। इंग्लैंड में जन्मे थे, यानी एक ब्रिटिश थे और ये गरीब किसान के परिवार से थे, लेकिन इनका फार्मिंग में मन नहीं लगता था, तो ये पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहाँ चले गए, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो दुनिया की काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में, लंदन में एक्चुअली, तो वहां चले गए, वहां पे पढ़ाई की। फिर उसी दौरान एक प्लेग आ गया, बहुत बड़ी पैंडेमिक आ गई, जिसकी वजह से लगभग 1 साल के लिए उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया और सारे स्कूल कॉलेज जो भी थे जहां भी वो पढ़ रहे थे वो बंद हो गए। तो उस 1 साल के दौरान उनके साथ वही एप्पल गिरने वाली घटना घटित हुई और उसके फिर उन्होंने उस 1 साल में वो फ्री थे, तो उन्होंने कई सारी थ्योरी दे डाली, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बता दिया कि वो जो एप्पल गिरा था उसके पीछे एक अट्रैक्टिव फोर्स है का, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स भी बोलते हैं या ग्रेविटेशन बोलते हैं। और लेटर ऑन उसके बाद कई सारे उन्होंने और भी थ्योरीज दी, मोशन के बारे में बताया, टाइप ऑफ फोर्सेस बताए, है ना, लॉ ऑफ मोशन दिए, और उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बनाया। तो बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड में। टेलीस्कोप बनाया और उन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में भी कई सारे काम किए, यानी वो साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी एक्सपर्ट थे। और मैथमेटिक्स में एक नया फील्ड, एक नया स्ट्रीम उन्होंने बताया, कैलकुलस। और कैलकुलस की हेल्प से काफी सारे बड़े बड़े सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व किया। तो ओवरऑल इस शॉर्ट में हिस्ट्री में हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन जो थे वो फिजिक्स यानी साइंस के फील्ड में और मैथमेटिक्स के फील्ड में दोनों में ही वो एक्सपर्ट थे। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इनको एक अच्छा और बहुत ही हाईली डेवलप्ड, हाईली एक्सपीरियंस साइंटिस्ट या थ्योरिस्ट माना जाता है। इनकी जो थ्योरी दी गई थी इनको कोई काट नहीं सका, क्योंकि उसके साथ उन्होंने जो लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन दिया हर एक थ्योरी का, और उसके साथ उन्होंने मैथमेटिक्स के द्वारा जो मैथमेटिक्स का फार्मूला वगैरह डिराइव करके उसको एक्सप्लेन किया, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं था कि उसको काट सके। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री हम लोगों ने न्यूटन के बारे में पढ़ी। उनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये तो बहुत ही ब्रीफली हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको हमेशा ही जीनियस माना जाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ये तो हो गया न्यूटन की बात, लेकिन न्यूटन के पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स और प्लेनेट के मोशन के बारे में क्या बताया था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ था, फेल हुआ था,
तो अधिकतर जो पहले के लोग थे या पहले के साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे या एस्ट्रोलॉजी के बारे में स्टडी करते थे, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते थे, तो उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने भी ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में अपना व्यू दिया था, लेकिन उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे या रियलाइज नहीं कर पाए थे, इसलिए वो उनकी जो थ्योरीज थी जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी वो फेल हो गई। लेकिन जब न्यूटन ने दिया थ्योरी और उसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया तो फिर उसको एक्सेप्ट किया गया यूनिवर्सली। इसलिए इनके लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन फोर्स बोला जाता है, क्योंकि यूनिवर्सली पूरे मतलब जहां भी लोग रहते हैं पूरे विश्व में इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन के कुछ सालों पहले, कुछ 20-25 साल पहले एक साइंटिस्ट थे केपलर, तो उनके सिद्धांत पर है कि उन्होंने क्या थ्योरी दिया था। तो केपलर ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कि प्लैनेट जो होते हैं सन के चारों तरफ या इस सोलर सिस्टम में किस तरह से मूव करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके बारे में केपलर ने बताया था। ये न्यूटन के पहले की बात है। तो ये भी काफी फेमस लॉ है, काफी इसके बारे में जिक्र होता रहता है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे वन बाय वन। इसके ये जो लॉ दिए थे उन्होंने, इसके 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है, एलिप्स। एलिप्स यानी एक अंडाकार पाथ या रास्ता, जो हम लोग सोचते हैं कि जो प्लैनेट है वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, परफेक्टली सर्कल होता है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केपलर ने बोला कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो केपलर ने बोला था कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो एक अंडाकार आकृति के रास्ते पर घूमते रहते हैं, जिसको कि एलिप्स शेप भी बोलते हैं। एलिप्स, एलिप्टिकल शेप जिसको बोला जाता है, अंडाकार। इसमें एलिप्टिकल शेप जो होता है वो सर्कल से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसमें 2 सेंटर होते हैं जिसको फोकी बोलते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक ना। ये हो गया फोकी 1 और ये फोकी 2। इनके सेंटर को फोकी या फोकस बोलते हैं, फोकी 2। तो पहले लॉ में उन्होंने बताया कि प्लैनेट जो मूव करते हैं सन के चारों तरफ, इस किसी एक फोकस पे सन रहता है। मान लेते हैं हमारा जो सन है इस फोकस पे है, ठीक। तो किसी एक फोकस पे सन है और जो प्लैनेट है वो इस एलिप्टिकल पाथ पे घूमता रहता है, ठीक। ये घूमता रहता है एलिप्टिकल पाथ पे घूमता रहता है, और सन किसी एक फोकस पे या किसी एक फोकी पे स्थिर रहता है, ठीक। ये पहला उनका लॉ था, दैट sun is present at one of the foci of the elliptical path and the planet is revolving around the sun in this ellipse type of path. एलिप्स के आकार का जो रास्ता है उसी पर चारों तरफ वो प्लैनेट चक्कर लगाता रहता है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरे लॉ के इसको काम हटाना पड़ेगा। दूसरा इसी संबंधित है, कोई अलग नहीं है, तो फिर से बनाते हैं इसको। सेकेंड लॉ, हाँ, तो दूसरे लॉ में क्या है कि फिर से एलिप्टिकल पाथ एलिप्स बनाया गया। ये पहला फोकस है, दूसरा फोकस है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा सन है, इस फोकस में हमारा सन है,
ठीक। और हमारा कोई भी प्लेनेट है, मान लेते हैं अर्थ है, वो यहाँ पर है, ठीक है, ये पोजीशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर कुछ देर बाद, कुछ समय हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कुछ समय बाद यहाँ पर वही ये प्लेनेट यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसी एलिप्टिकल ऑर्बिट पे यहाँ से यहाँ आ गया। लेट अस से कि ये 5 आवर है, मान लेते हैं कि 5 आवर में यहाँ से यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे प्लेनेट आ गया। फिर ऐसे मूव करते हुए हर एक पॉइंट पे जाएगा, तो हम लोग कुछ गैप ले रहे हैं। फिर ऐसे ही एज्यूम करते हुए मान लीजिए प्लेनेट यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे चला गया, ठीक। ये थर्ड पोजीशन मान लेते हैं और ये फोर्थ पोजीशन। लेट अस केवल एज्यूम कर रहे हैं, ऐसे तो बीच में भी कई सारे पोजीशन इसके होंगे हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ से जाने में अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो पोजीशन है एलिप्टिकल पाथ पे प्लैनेट का, उसको कोरिलेट करके ड्रॉ करेंगे लाइन और सन से मिलाएंगे, ठीक। एक पाथ बनेगा, एक जो एरिया बनेगा, है ना, ये बन गया। और फिर बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार का क्षेत्रफल या बन रहा है, ठीक ना। अब क्या होगा कि यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं प्लैनेट को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन जाने के लिए भी 5 घंटे लग रहे हैं। और जो एरिया है इसका, मान लेते हैं इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, और एरिया क्या है वो भी बराबर होता है, और टाइम भी ये मान लेते हैं T1 है टाइम 5 आवर, और ये 5 आवर यहाँ पर भी है, T2 मान लेते हैं कि बाद में हुआ है इसमें T2 लिख देते हैं, ये भी बराबर होता है, ठीक। तो सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में उन्होंने केप्लर ने बोला कि इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे जो प्लैनेट मूव करते हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। ये जो एरिया बनता है हर एक टाइम पे, वो उसका समय और एरिया कहीं भी बने, चाहे ये ऑब्जेक्ट प्लैनेट हमारा यहाँ पर क्यों ना आ जाए, यहाँ कोई 2 पोजीशन को लेंगे, है ना, तो यहाँ 5 6 पोजीशन ले लेते हैं। तो ये जो एरिया बनेगा, इसका एरिया जो मान लेते हैं A3 है, और इसमें भी टाइम उतना ही लगेगा 5 आवर, तो सारे एरिया और सारे टाइम T3 मान लेते हैं, इसको सारे बराबर रहेंगे। यानी पूरा रोटेशन करते समय जो प्लैनेट घूमता रहेगा इस एलिप्टिकल पाथ पे, वो जितना हर एक पॉइंट पे पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जितना एरिया कवर कर रहा है वो सेम रहेगा हर एक पोजीशन पे, चाहे वो पाथ का कोई भी जगह हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ। ये सेकेंड लॉ का था। फिर आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ को इधर भी समझ लेते हैं। थर्ड लॉ बोलता है कि इसको थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया। थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला फिर से उसको ड्रॉ करते हैं। उनका थर्ड लॉ जो कैपिटल था प्लैनेट के मोशन का, फिर से इसको ड्रॉ किए एलिप्टिकल पाथ, और ये फोकी हो गया पहला, यहाँ पे सन है हमारा, ये दूसरा फोकी है, ठीक है। किसी एक ही फोकस पे रहेगा सन, तो हम लोग पहले फोकस पे मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। और दोनों फोकस को जोड़ता हुआ एक लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो होता है एलिप्टिकल पाथ का, उसको क्या बोला जाता है, या तो डायमीटर बोल सकते हैं या फिर इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेनली इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक, मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस का जस्ट हाफ, ठीक है, यहां से लेके कह सकते हैं यहाँ तक, जो जस्ट हाफ होता है उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस जो पूरा है उसका आधा सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है। और एलिप्टिकल पाथ का जो सबसे छोटा डायमीटर जैसा एक लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझा देता हूँ एक्सिस का क्या रोल है। माइनर एक्सिस
और माइनर एक्सिस का जस्ट हाफ यहाँ तक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक, तो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है इलिप्टिकल शेप में, वो मेजर एक्सिस है, उसका आधा सेमी मेजर एक्सिस होता है, सेमी मतलब आधा, जस्ट हाफ। फिर सबसे छोटा जो लाइन होता है किसी इलिप्टिकल शेप में वो होता है माइनर एक्सिस, ये यहां से यहां तक हो गया, और इसका भी आधा जो इतना है उसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, उसका भी हाफ। ठीक, तो ये कुछ लाइन है। अब इसमें समझना क्या है, अगला जो थ्योरी था केपलर का प्लैनेटरी मोशन का लास्ट जो लॉ था, थ्योरी नहीं लॉ, वो उसमें वो बोलते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमारा आर है, जो मेजर एक्सिस का आधा पोर्शन है, इसको हम लोग क्या लेंगे, आर, यहां से लेके यहां तक, चाहे यहां से यहां तक लें, चाहे यहां से यहां तक लें, ये आर है हमारा। ठीक है, मेजर एक्सिस का जस्ट हाफ हमारा आर के बराबर होता है। तो ये क्या था थ्योरी, ये टी क्या है, टी मतलब होता है टाइम पीरियड, टी मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जैसे हमारे अर्थ का टाइम पीरियड है पूरे ये सन का रिवॉल्यूशन करने का 365 डेज या 366 डे है ना, तो इसी प्रकार से हर एक प्लैनेट का अपना एक टाइम पीरियड है। तो किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के समान चलेगा। ठीक है, जितना स्क्वायर होगा इसका टाइम पीरियड का उस पार्टिकुलर प्लैनेट का, अगर हम लोग एज्यूम करेंगे अर्थ है तो उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल रहता है, यानी जब ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये 3 गुना बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, लेकिन कितना बढ़ेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा। जब टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये इनका थर्ड लॉ था। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कोई के लिख देते हैं कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। सो के इज इक्वल टू लिखना है तो के इज इक्वल टू टी स्क्वायर, के यही रखेंगे, टी स्क्वायर यहाँ हमारा है ही, इस आर क्यूब को इधर अपॉन लगा देंगे यहाँ इनटू में, तो आर क्यूब, तो ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर प्लैनेट के लिए एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक, किसी प्लैनेट का टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड यानी एक जो पूरा चक्कर लगाता है प्लैनेट, सन का एक पूरा चक्कर जो लगाता है कोई प्लैनेट, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे अर्थ का 365 डेज या अदर प्लैनेट्स का कुछ होता है, कुछ का दिन में होता है, कुछ का कई सालों में होता है, 700-800 दिन या ईयर्स होता है। तो एक पूरा चक्कर लगाने, सन का चक्कर लगाने के समय को टाइम पीरियड बोलते हैं। उस पार्टिकुलर किसी भी प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर या 2 गुना कितने के बराबर रहेगा, और सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा, यानी 3 गुने के बराबर होगा। 3 गुना नहीं कर सकते, क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। ठीक ना, तो यहाँ तक अभी हम लोग पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।